हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में कि ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन का फंडा है ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी से ये रिलेटेड है। लेट्स सी व्हाट इट इज़। सो पढ़ने से पहले यहाँ पे अगेन अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि देयर इज अ बॉडी, एक रिजिड बॉडी है जो कि इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है इस तरीके से। अब इसके अगर अलग अलग पार्टिकल्स को देखा जाए, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस r1 है, ये m2 मास का एक पार्टिकल r2 डिस्टेंस पे, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लेते हैं ये टोटल n पार्टिकल से बना हुआ है। ये m3 हो जाएगा, r4 m4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, टोटल n पार्टिकल्स है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? अगर मान लो ये डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पार्टिकल्स जो हम देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ पार्टिकल्स अलग अलग है। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, विच इज अटैच टू वेरी लाइट रॉड, मतलब बहुत हल्के रॉड से अटैच किया है। ये इतना हल्का है कि इसके कंपैरिजन में इसका मास ना के बराबर है। ठीक है, तो ये मान लो इसका जो मास है, ये बॉडी, ये इज m1 एट अ डिस्टेंस r1। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का एट अ डिस्टेंस r2। तीसरा ऑब्जेक्ट है m3 एट अ डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो n पार्टिकल्स हैं। और ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, इट इज मूविंग अबाउट, रिवॉल्विंग अबाउट और रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है। तो पार्टिकल्स को हम अलग अलग देख पा रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था बताओ? समेशन ओवर mi/r² स्क्वायर, यही था ना। I इज इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, टोटल n पार्टिकल्स के लिए। तो ये तो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात हो गई। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई बॉडी है जिसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी एग्जांपल दिया था। जैसे ये रिंग है, इसके पार्टिकल्स को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इट इज अ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे यहाँ पे भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्कर भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, और हमने रिंग और डिस्क का निकाला भी था, राइट। तो कोई भी बॉडी हो, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे जो बॉडी तुमको दिख रहा है, वो जिस एक्सिस के अलॉन्ग तुमने इसका, ये जिस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, उस एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, और वो मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया हमारे पास I। अब देखो करना क्या है, ये एक्सिस सेम रखो, एक्सिस चेंज नहीं करना है। ठीक है, इस एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाना है और एक पॉइंट इमेजिन करना है, और ये इमेजिन करना है कि इस पूरे बॉडी का जो मास है, पूरा बॉडी का टोटल मास क्या होगा बताओ? जो भी इसका पार्टिकल्स का मास है सबको ऐड कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट, टोटल n पार्टिकल्स ऐड कर दिया, तो इस बॉडी का टोटल मास मिल गया हमको। ठीक है, दैट इज m। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको ये इमेजिन करना है कि इस पूरे बॉडी का टोटल मास m जो है वो एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये वही काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में किया था, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, उस पूरा बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी मान लो यहीं पे रखा हुआ है, एक पॉइंट पे पूरा मास ठूस के यहाँ पे हमने रख दिया, उसको ठूस दिया है एक ही पॉइंट पे। तो जितना इस पूरे बॉडी का मास है उतना इस पॉइंट का मास है, इस पॉइंट पे मास रखा हुआ है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर मान लो ये एक्सिस चेंज नहीं करना है, जो एक्सिस था उसी एक्सिस से जाना है, उसी एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। मान लो उस एक्सिस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस k है। अच्छा, अब एक काम करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मैं फिर बोल रहा हूं कि हमने एक्सिस नहीं बदला है, मान लो ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बताओ? m इंटू के स्क्वायर, एक ही है ना, m इंटू आर स्क्वायर आ गया फॉर्मूले के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक ही पार्टिकल है तो एक ही पार्टिकल मान के रखा है हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला आ गया। समझ में आया?
अच्छा, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, अब देखो ध्यान से करना क्या है कि इसके पहले हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा निकाल चुके हैं, ठीक है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर डॉट 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 mn स्क्वायर, ठीक है, अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन r स्क्वायर डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब जब आप ये डिस्टेंस डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हमने निकाला है ये इमेजिन करके, ये इमेजिनेशन करके, तो ये जो डिस्टेंस है आपको उतना ही रखना है जिससे इसका आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो चेंज ना हो, जितना पहले था उतना अभी भी है। मतलब ये कि जब ये पूरा का पूरा बॉडी ऐसा था, इस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा था, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। अब हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से हमने पूरे बॉडी को एक पॉइंट पे कंसिडर कर लिया है, और तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो भी पहले जैसा ही होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चेंज होना चाहिए। ऐसे डिस्टेंस पे हमको ये जाके रखना है, मतलब ये k का वैल्यू, ये k का डिस्टेंस ऐसा चूज करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने पर पहले जैसा ही वैल्यू आना चाहिए। तब जो ये डिस्टेंस आपका आएगा, दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। बात समझ में आई? अब इस फॉर्मूले से बताओ k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k स्क्वायर विल बी इक्वल टू i बाय m, सो k विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i बाय m। दिस इज वैल्यू ऑफ योर रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ये टाइम पास करने की क्या जरूरत थी, या फिर इतना हम लोग को इमेजिनेशन करने की क्या जरूरत थी? मतलब कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ गायरेशन हमको कुछ बताएगा। क्या बताएगा? सबसे पहली चीज, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो आपको पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, कि मतलब आपका जो एक्सिस है, एक्सिस से आपका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दूर है कि पास है। फिर आप बोलोगे सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने ये डिस्कशन किया था कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो तो इसका मतलब आप समझ लो कि पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से दूर है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको याद होगा, जैसे अगर मान लो ये स्केल है, इसको मुझे रोटेट करना है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होता है बीचों बीच, मतलब ऐसे घुमा रहा हूँ इसको मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर है। और फॉर्मूले में भी आता है ना, फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। सो m और r स्क्वायर पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इन दोनों पे डिपेंड करता है, उसका स्क्वायर उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सपोज करो r बढ़ाया तुमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, m बढ़ाया, मास बढ़ाया पार्टिकल का, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो अगर सपोज करो ये एक्सिस चूज करता हूं मैं, तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो है वो एक्सिस से दूर हो चुका है, एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। अगर सपोज करो अब मैं एक्सिस को ऐसे पास कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे घुमा रहा हूं मैं, तो इस केस में क्या होगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स तो वही हैं, उन सबके मास तो सेम रहने वाला है, m1 m2 m3, लेकिन उसके जो डिस्टेंसेस हैं r1 r2 r3 वो कम हो गया, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अब एक्सिस से काफी नजदीक हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किया है, बस ऑब्जेक्ट का क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया। पहले ऐसा एक्सिस था, पार्टिकल्स दूर थे, अब ऐसा एक्सिस है, पार्टिकल्स एक्सिस के नजदीक आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। तो अगर सपोज करो मैं आपको एक्सिस फिक्स करके बता दूं कि भाई देखो इस एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं और मेरा इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बताता है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर दूर दूर पार्टिकल्स सिचुएटेड हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? वो डिपेंड करता है मास पे भी। अगर सपोज करो मैं एग्जैक्टली सेम स्केल, शेप सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन मैं मटेरियल चेंज कर देता हूं, जैसे मान लो ये प्लास्टिक का स्केल है, मैं लोहे का स्केल ले आ जाता हूं, या फिर गोल्ड का स्केल लेके आ जाऊं, तो अब हर एक पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम भी रखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, क्योंकि इस केस में चलो शेप सेम है, पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, r1 r2 r3 सब सेम है। प्रॉब्लम यह है कि अब m1 m2 m3 सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने मटेरियल बदल दिया।
मास ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो आयन का लेता हूं, लोहे का लेता हूं, तो हर एक पार्टिकल का मास ज्यादा हो जाएगा ना। तो अगर मैं सेम शेप और साइज का एक आयन या लोहे का स्केल लेता हूं और प्लास्टिक का स्केल लेता हूं और एक्सिस ऑफ रोटेशन में सेम रखता हूं, तब भी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि अब मास ज्यादा हो गया। समझ में आ रही है बात? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्टेंस के स्क्वायर पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब अगर मुझे कोई कहता है कि देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग ज्यादा है, तो फिर मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पार्टिकल्स दूर जा चुके हैं इसलिए ज्यादा है, या फिर पार्टिकल्स का मास ज्यादा हो गया इसलिए ज्यादा है? क्योंकि दोनों तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन के केस में फायदा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अगर पार्टिकल्स एक्सिस से ज्यादा दूर हैं, दूर सिचुएटेड हैं, तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है। और अगर आप एक्सिस सेम रखते हो और पार्टिकल्स आपने क्या किए, नजदीक कर दिए, तो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी का आपने मास बढ़ाया है या कम किया है। ऑब्वियस बात है, शेप और साइज पर डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। आपने शेप बदल दिया तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। पर फंडामेंटली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बता रहा है? पार्टिकल्स एक्सिस से कितने दूर हैं। अगर आपका k का वैल्यू, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज्यादा आता है, तो समझ लो पार्टिकल्स जो हैं वो एक्सिस से दूर दूर सिचुएटेड है। अगर कम आ रहा है तो नजदीक सिचुएटेड है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है। अब एक्सिस बदल दो, मान लो एक्सिस चेंज कर दिया मैंने, अब तो क्या हुआ, पार्टिकल्स नजदीक आ गए, रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा, पार्टिकल्स दूर एक्सिस से, रेडियस ऑफ गायरेशन कम, पार्टिकल्स क्या होंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो गया तो पार्टिकल्स मतलब एक्सिस के नजदीक है। अब सुनो, अगर सपोज करो मैं मेटल का कोई प्लेट लाता हूं या लोहे का एक इस तरह का मैं स्केल लाता हूं और ये प्लास्टिक का स्केल रखता हूं, अगर दोनों का शेप, साइज सब कुछ सेम है और एक्सिस भी इसी के अलॉन्ग है, तो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू दोनों का सेम आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा बिकॉज इट इज mr², लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन सेम होगा दोनों का, क्योंकि दोनों एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो एक जैसा है। उसकी जो दूरी है एक्सिस से वो दोनों केस में एक जैसा है। और रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ वही दूरी देखता है, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, ना कि वो हैवी है कि लेस हैवी है। हैवी भी होगा और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है एक एक्सिस से, तो फिर रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों के केस में सेम आएगा। ठीक है। अब आपको डाउट ये आ सकता है कि इसके फॉर्मूले में मास तो लिखा हुआ है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ये मास पे डिपेंड नहीं करता? देखो, अगर आप ओरिएंटेशन एक्सिस का चेंज नहीं करते हो, पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं करते हो, एग्जैक्टली सेम स्केल मैं लोहे का ले आता हूं, तो मानता हूं कि उसका मास ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और इसका मास कम है, लेकिन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है ना। तो अगर सपोज करो मैं एग्जैक्टली ऐसा ही स्केल अगर मेटल का ले आता हूं, इससे हैवी ले आता हूं, तो होगा क्या, मान लो डबल मास का ले आया तो मास दुगना हो जाएगा। लेकिन मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो डिपेंड करता है, तो सिर्फ मास चेंज नहीं होगा, उस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ सेम रखा है, बस पार्टिकल्स को हैवी कर दिया। समझ में आ रहा है? तो R1 R2 R3 कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बस क्या होगा, सबका मास डबल कर लो, मास डबल हो जाएगा, मास डबल हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा, तो फिर वापस से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 अगेन योर रेशियो विल रिमेन सेम। सो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन सेम आने वाला है। समझ में आ रही बात? तो रेडियस ऑफ गायरेशन फंडामेंटली आपको क्या बताता है कि एक्सिस से पार्टिकल्स कितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये चीज आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन? ऑब्वियस बात है, शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। एक्सिस पे डिपेंड करेगा, एक्सिस कहां से पास हो रहा है ना। अगर सपोज करो एक्सिस मैंने बताया था उसमें ऐसे पास हो तो कम हो जाएगा k का वैल्यू, ऐसे पास हो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। शेप और साइज एक्सिस पे डिपेंड करता है, मास पे मैंने पहले बताया कि डिपेंड नहीं करता है। और इन सब चीजों से हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटली इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली यही बताता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, मीनिंग क्लियर हुआ। अब रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ पार्टिकल्स का हम लोग निकाल भी सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का, जिसका ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप लिख सकते हो mk², जहां से k का वैल्यू आ जाएगा √I/m, यही फॉर्मूला है। तो देखो, हमने देखा था कि अगर सपोज करो हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग का मास अगर मान लो m है और ये एक ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अलोंग घूम रही है जो कि इसके प्लेन से पास होता है और सेंटर से गुजरता है, राइट। प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से जा रहा है। तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। क्या निकाला था? mr²। r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस रिंग। ये रिंग है, रिंग मैंने बताया था ना ऐसे होता है, दिस इज रिंग, ओके। तो ऐसे एक्सिस पास हो रहा है, ये घूम रहा है ऐसे। तो इसका बताओ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? I यू कैन राइट एज mk², है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू mr², I इज इक्वल टू mk², देयरफॉर mr² इज इक्वल टू mk², mm कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब k विल बी इक्वल टू r। मतलब रिंग के केस में हम लोग ये मान सकते हैं, अगर एक्सिस के अलॉन्ग, मान लो इस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, तो रिंग के केस में हम लोग ये मानेंगे कि इसका पूरा का पूरा मास जो है वो इसके रेडियस कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा मास निकाल लो, सेम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हैं रिंग के केस में, अगर ये घूम रहा है ऐसे, तो पूरा का पूरा मास जो है वो एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस, और वो घूम रहा है ऐसे। समझ में आ रही बात? डिस्क का निकालते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बताओ? सेम एक्सिस के अलाउंग, अगर रिंग के जगह पे डिस्क आ जाए, डिस्क मैंने बताया था ना ऐसे होता है, राइट। तो अगर सपोज करो डिस्क है हमारे पास ऐसे, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, इसका भी जो रेडियस है वो r मान के चलते हैं। तो इसका पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या आया था इस एक्सिस के अलोंग? इस एक्सिस के अलोंग हमने जब देखा था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr², हाफ mr², है ना, ये कराया है हाफ mr²। अब इसका हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते, बताओ क्या आएगा? I इज इक्वल टू mk², लेकिन I क्या है इसका? हाफ mr², दैट इज इक्वल टू mk², तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा r/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम दिस एक्सिस। मतलब अगर सपोज करो आप जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये घूम रहा है वहां से r/√2 डिस्टेंस पे अगर आपने पूरे के पूरे डिस्क का मास अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यहां से वेरीफाई कर सकते हो, I का वैल्यू क्या हो जाएगा? m r/√2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mr²/4, सॉरी mr²/2, वही आ गया। तो डिस्क के इस एक्सिस के केस में आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो r/√2 होगा। होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।